हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में हम लोग संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, इसके पहले हम लोग संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग एक संधारित्र लेते थे, फिर एक संधारित्र की दूसरी प्लेट से दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, इस प्रकार से जब क्रमशः जोड़ते जाते हैं कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा संधारित्र, तो वह संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन होता था। वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश की मात्राएं समान होती हैं और स्रोत द्वारा दिया गया विभव सभी संधारित्रों के बीच बंटता है। Q और V, आवेश और विभव में से एक चीज़ नियत रहेगी, एक चीज़ बटेगी। कब? जब हम एक से अधिक संधारित्रों को संयोजित कर रहे हैं। और संयोजन में अभी हमारे पास दो तरीके, एक श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम संयोजन। आज हम लोग समांतर क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जो लिखा है एक बार इसको देख लेते हैं। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में क्या है? इस प्रकार के संयोजन में सभी संधारित्रों की एक प्लेटें एक स्थान पर जुड़कर स्रोत के एक सिरे से तथा दूसरी सभी प्लेटें दूसरे किसी स्थान पर जुड़कर वैद्युत स्रोत यानी सेल या बैटरी के दूसरे सिरे से जुड़ी रहती हैं। तो क्या है? सभी प्लेटें। अभी जैसे एक उदाहरण देखते हैं, तीन संधारित्र मान लो हमने लिए, C1, C2 और C3 इनकी धारिताएं हैं। ये पहली प्लेट है, दूसरी पहली प्लेट, पहली प्लेट, तो इधर की तरफ वाली पहली प्लेट है। सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को हमने एक स्थान से जोड़ा। ठीक, एक स्थान से जोड़ने के बाद यहाँ इस एक स्थान पर बाद में इसको हमने स्रोत के एक सिरे से जोड़ दिया। स्रोत का मतलब समझ लो बैटरी या सेल है। और उसी प्रकार इन्हीं संधारित्रों की दूसरी प्लेट ये वाली यहाँ से जुड़ी है, इसकी दूसरी प्लेट यहाँ से जुड़ी है, इसकी दूसरी प्लेट यहाँ से जुड़ी है। यानी सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेटों को हमने दूसरे किसी भिन्न स्थान पर जोड़ दिया है। एक स्थान ये था, दूसरा स्थान ये है, और इस दूसरे भिन्न स्थान, ये दूसरा भिन्न स्थान बाद में स्रोत से जुड़ा है, स्रोत के दूसरे सिरे से जुड़ा है। अगर ये पहला सिरा था तो ये दूसरा सिरा है। ठीक, जब हम इस प्रकार से संयोजन करते हैं तो यह संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन होता है। और यहाँ आप आराम से समझ सकते हो, हर एक संधारित्र की एक प्लेट यहाँ से, दूसरी प्लेट यहाँ से जुड़े होने का मतलब बैटरी के यहाँ से, और यहाँ से जुड़े होने का मतलब बैटरी के इस सिरे से। तो एक तरह से प्रत्येक संधारित्र समझ लो सीधे सीधे स्रोत के सिरों के बीच में जुड़ा है। जब स्रोत के सिरों के बीच में जुड़ा है तो स्रोत का जो विद्युत वाहक बल होगा या विभवांतर होगा, वही सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच का विभवांतर होगा। Q और V में से एक नियत रहेगा, दूसरा बटेगा। इसका मतलब समांतर क्रम संयोजन में अगर सभी संधारित्रों की प्लेटों पर विद्युत विभव के मान समान हैं या प्लेटों के मध्य विभवांतर समान है, तो इसका मतलब फिर आवेश बटेगा। कैसे? अच्छा, तो हमने वही आगे लिखा था। तो अभी शुरुआत में हम लोगों ने इतना कहा कि सभी संधारित्रों की एक प्लेटों को आप एक जगह जोड़ लो, सभी दूसरी प्लेटों को दूसरी जगह जोड़ लो, और इन भिन्न स्थानों को मान लो आप स्रोत के एक और दूसरे सिरे से जोड़ते हो, तो यह संयोजन समांतर क्रम संयोजन होता है। और इस स्थिति में सभी संधारित्रों की प्लेटों के मध्य वैद्युत विभवांतर वैद्युत स्रोत के विभवांतर के समान ही होता है, यानी उतना ही होगा जितना इस स्रोत का विभवांतर होगा। और जब सब पर इतना है तो इसका मतलब सभी संधारित्रों के सिरों के मध्य विभवांतर समान है, तथा स्रोत द्वारा दिया गया कुल आवेश सभी संधारित्रों के मध्य उनकी धारिताओं के अनुपात में बंटता है। अभी हम लोग आगे देख लेंगे कि धारिताओं के अनुपात में क्यों बटेगा। अभी आप सामान्य रूप से ऐसे समझो कि किसी स्रोत से अगर कई लोगों को कुछ लेना हो तो हम अपनी सामर्थ्य के, अपनी धारिता के अनुपात में प्राप्त करते हैं। मान लो एक किसी बड़े टब में पानी भरा है, आपके पास तीन बर्तन हैं, एक छोटी सी गिलसिया है, एक गिलास है और एक लोटा है। आप उससे भर के निकालोगे तो जाहिर सी बात है कि जिस बर्तन की जितनी धारिता होगी उसके अंदर पानी की उसी अनुपात में मात्रा होगी। तो कुछ ऐसा ही समझो कि धारिताओं के अनुपात में आवेश बटेगा। तो ठीक है, अभी ये समांतर क्रम संयोजन है। हाँ, चेक करने के लिए हम लोग ये देख सकते हैं, परिपथ में कहीं पर अगर कई संधारित्र जुड़े हैं, हमें तुल्य धारिता निकालनी हो, तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम कहीं ये कह सकें कि आवेश विभाजित हो रहा है या विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर नियत है, तो हम समझ सकेंगे कि वो संधारित्र समांतर क्रम में रहे होंगे। अब हम लोग जैसे
एक से अधिक संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हों तो तुल्य धारिता कैसे निकालेंगे, उसके लिए सूत्र देखते हैं। तो चित्र लगभग ऐसे ही रहेगा, उसी में आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास संधारित्रों का संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन, और हमें तुल्य धारिता निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तुल्य धारिता का मतलब है कि उन सभी संधारित्रों को जो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं उन सभी को हटा करके अगर आप एक संधारित्र रखो और उस अकेले एक संधारित्र का वही असर हो जो उन सब संधारित्रों के संयोजन के बराबर हो, तो हम कहेंगे कि ये उसकी तुल्य धारिता है। जैसे मान लो C1, C2, C3 धारिता के आपने 3 संधारित्र जोड़े, समांतर क्रम में जोड़े। अब परिपथ में वो जो प्रभाव डाल रहे हैं वही प्रभाव अगर आप एक कोई कैपिटल C धारिता वाला एक चौथा संधारित्र लेकर आओ जिसका प्रभाव वही हो, सारे प्रभाव, विभव, आवेश, बाकी सारी चीज़ें वही हों जो उन सभी संधारित्रों की अलग अलग थी समांतर क्रम संयोजन में, तो जो चौथा वाला हम C धारिता वाला लेकर के आए हैं संधारित्र, उसको हम कहेंगे कि वह पहले वाले उन 3 संधारित्रों की तुल्य धारिता है। ठीक, अभी देखते हैं एक उदाहरण 3 संधारित्रों के लिए ही कि C1, C2 और C3 धारिताओं के 3 संधारित्र हैं। ये समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। समांतर क्रम में जोड़ने का मतलब सबकी एक प्लेटें एक स्थान पर जुड़ी हुई हैं। अभी जैसे इसकी एक प्लेट यहाँ, इसकी एक प्लेट यहाँ, इसकी एक प्लेट यहाँ जुड़ी है और सबकी दूसरी प्लेटें दूसरे एक स्थान पर जुड़ी हैं। बाद में ये एक स्थान स्रोत के एक सिरे से और ये दूसरा वाला जंक्शन स्रोत के दूसरे सिरे से जुड़ा है। ठीक, और मान लेते हैं कि इसका विभवांतर कैपिटल V है। अब जब इसका विभवांतर कैपिटल V है और हर एक संधारित्र समझो एक तरह से यहाँ और यहाँ के बीच जुड़ा है, समांतर क्रम संयोजन में है, तो सभी संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर भी कैपिटल V ही होगा। लेकिन अगर इस स्रोत ने, बैटरी ने, सेल ने कुल स्मॉल q आवेश दिया है तो ये स्मॉल q आवेश जब यहाँ पहुँचेगा तो उसके पास 3 रास्ते होंगे। कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, बाकी बचा इधर चला जाएगा। और ये Q1, Q2 और Q3 आवेश अगर हम कहें कि इन 3 शाखाओं में गए हैं तो इनके मान इस प्रकार होंगे कि इन तीनों का जोड़ इसके बराबर होगा। आवेश के संरक्षण का नियम, जिस दर से आवेश यहाँ पहुँच रहा होगा उसी दर से आगे वहाँ वितरित हो रहा होगा। यही आवेश है जो इन तीनों के बीच में बटा है, तो यानी इन तीनों आवेशों का योग इसके बराबर होगा। ठीक, अच्छा, यहाँ ध्यान ये रखना कि आवेश संधारित्र की आंतरिक प्लेटों पर होता है। बाहर हमने लिख जरूर लिया है पर होता आंतरिक प्लेटों पर है। अभी इस पर प्लस Q1 यहाँ, माइनस Q1 यहाँ, परिमाण अगर कहो तो संधारित्र की प्लेटों पर Q1 आवेश। उसी तरह से दूसरे संधारित्र की एक प्लेट पर प्लस Q2 आवेश, दूसरे पर माइनस Q2 आवेश। लेकिन परिमाण की बात हम जब सामान्य रूप से कहेंगे तो कहेंगे कि दूसरे संधारित्र की प्लेट पर Q2 आवेश है। ठीक, तो हमें ये ध्यान रखना है कि आवेश बट रहा है, विभव सभी के बीच नियत है और बटने के बाद इन सभी आवेशों का योग स्रोत द्वारा दिए गए कुल आवेश के बराबर होगा। इसी का उपयोग करते हुए हम लोग तुल्य धारिता निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि C1, C2 और C3 धारिताओं के 3 संधारित्र समांतर क्रम संयोजन में कैपिटल V विभवांतर वाले वैद्युत स्रोत के सिरों के मध्य जुड़े हैं। यदि स्रोत द्वारा दिए गए आवेश की कुल मात्रा स्मॉल q हो तथा इन संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश क्रमशः Q1, Q2 व Q3 हो, जो C1 धारिता वाला था उस पर Q1 आवेश, C2 धारिता वाले पर Q2 आवेश और C3 धारिता के संधारित्र की प्लेटों पर आवेश की मात्रा Q3 हो, तो इन सभी पर जो आवेशों की मात्राएं हैं उनका योग स्रोत के द्वारा दिए गए आवेश के बराबर होगा। तो ऐसे लिख लेंगे Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक, ये समीकरण 1 हुआ। हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि समझो प्रत्येक संधारित्र जुड़ा है इस सेल से, तो इसका मतलब सभी संधारित्र को प्लेटों के बीच का विभवांतर कैपिटल V ही होगा जो इस स्रोत के विभवांतर के बराबर होगा। धारिता की परिभाषा से हमें पता है C बराबर Q बटा V या Q बराबर C गुणा V। Q क्या है? आवेश की मात्रा। C क्या है? धारिता। और V क्या है? विभवांतर प्लेटों के बीच में। तो Q बराबर CV से अगर आप देखो, अगर हम इन सभी संधारित्रों को हटा करके, जो C1, C2, C3 धारिता के 3 संधारित्र थे, इन तीनों को हटा करके एक कैपिटल C धारिता का संधारित्र लाते जिसका असर वही होता परिपथ में जो इन तीनों का मिला करके है, तो वो होती हमारी तुल्य धारिता। मान लो कैपिटल C तुल्य धारिता है, तब Q का मान कितना होता? C गुणा V, कुल तुल्य धारिता गुणे स्रोत का कुल विभवांतर।
इसके आवेश कितना होगा, Q1 बराबर C1 गुणा V। क्यों, V1 V है, V2 भी V है, V3 भी V है, तो Q2 कितना होगा C2V, Q3 कितना होगा C3 गुणा V, उसकी धारिता गुणे उसका विभवांतर। तो अब हम लोग तो यही ध्यान रखते हुए कि इन सभी संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर एक समान यानी कैपिटल V ही है। V का मतलब जो स्रोत का विभवांतर है। अतः समीकरण 1 में ये जो हमारे पास था Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, उस समीकरण में आप मान रख दो। C अगर तुल्य धारिता है तो Q बराबर CV हो जाएगा, कुल आवेश बराबर कुल धारिता बटे कुल विभवांतर, तो सॉरी गुणा कुल विभवांतर। Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V। इस समीकरण में आप रख दो तो हो जाएगा CV बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। V सब में कॉमन ले लोगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 गुणा V, और ये CV के बराबर है। V दोनों तरफ कट गया, या आप कह लो कि V से हमने दोनों पक्षों में भाग दे दिया, तो मिला C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये होगा हमारा तुल्य धारिता समांतर क्रम संयोजन में। ध्यान रखना, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या थी, यही 1/, में था। अगर यही C1 C2 C3 धारिता के संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े होते तो तुल्य धारिता कैपिटल C हमारी इस प्रकार होती कि 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। फिर एक चीज हमने वहां कही थी कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान संयोजन में जुड़े सभी संधारित्रों की धारिताओं से कम होता है। जब वहाँ हमें धारिता कम मिलती थी वहाँ विभवांतर बढ़ता था। यहाँ क्या है, आप ध्यान दो, धारिता बढ़ रही है। जिनको जिनको आप समांतर क्रम में जोड़ोगे समझो सबकी धारिताओं का आप योग कर लो, तो इसका मतलब समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान जो आपने संधारित्र जोड़े हैं अलग अलग, उन सभी संधारित्रों में से किसी की भी संधारित्र की धारिता ले लो, संयोजन की तुल्य धारिता समांतर क्रम संयोजन में उससे अधिक होगी, क्योंकि उसमें जुड़ना ही है। अच्छा, मान लो आप एक समान कैपिटल C धारिता के कुछ संधारित्र जोड़ते हो, मान लो n संधारित्र जोड़ते हो, तो तुल्य धारिता समांतर क्रम संयोजन में कितनी हो जाएगी, C प्लस C प्लस C, इस तरह से n बार यानी n गुणा C। जैसे 2 बार C जोड़े C प्लस C 2C, 3 बार जोड़े C प्लस C प्लस C 3C, n बार जोड़े C प्लस C n बार तो n इंटू C। तो एक चीज़ हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जब कभी हमें तुल्य धारिता ज़्यादा चाहिए, बढ़ाना हो, तो समांतर क्रम संयोजन में जोड़ेंगे। और जब कभी हमें ऐसा हो कि स्रोत का बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, हमें वोल्टेज डिवाइड करना है, बांटना है, तो श्रेणी क्रम संयोजन, क्योंकि वहाँ विभव बढ़ता था। और दूसरा चेक कैसे करेंगे परिपथ में कि श्रेणी क्रम संयोजन में है कि समांतर क्रम संयोजन में, तो आप एक सिरे से चलना शुरू करना, जाना जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ एक से अधिक रास्ते हैं तो समझ जाना कि फिर वो अलग अलग रास्ते वाले जो भी संधारित्र हैं वो समांतर क्रम संयोजन में हैं। क्यों, अलग अलग रास्ते का मतलब वहाँ आवेश बटेगा, और एक ही रास्ते पर अगर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से कई संधारित्र मिलते हैं तो वो समझ जाना कि श्रेणी क्रम संयोजन में है। क्यों, वहाँ पर हमें रास्ते का विभाजन नहीं है, यानी आवेश का विभाजन नहीं है, तो सभी पर आवेश की मात्रा समान होगी। और ध्यान रखना Q और V में से Q अगर बट रहा है तो फिर V नियत रहेगा समांतर क्रम संयोजन, और अगर Q नहीं बट रहा है, Q सब पर समान है, तो फिर V बटेगा श्रेणी क्रम संयोजन, जहाँ पर विभवांतर बटता था। और जब किसी परिपथ में हमारे पास कुछ संधारित्र श्रेणी क्रम में होते हैं, कुछ संधारित्र समांतर क्रम में होते हैं, तो यह संधारित्रों का मिश्रित संयोजन होता है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो ठीक है, वहाँ हम देख लेंगे। और तुल्य परिपथ मतलब किसी परिपथ में कई संधारित्र हों, हमें तुल्य धारिता निकालनी हो तो हम एक सिरे से चलना शुरू करेंगे, लास्ट की तरफ पहुंचते जाएंगे, और बाद में सबसे छोटे वाले खंड से जहाँ जहाँ कुछ कुछ संधारित्रों को मिला करके तुल्य धारिता निकालते हुए लास्ट में हम लोग तुल्य धारिता पूरे परिपथ की या पूरे आप कह लो कि संयोजन की निकाल लेंगे। हाँ, प्रतिरोध वाले संयोजन और धारिता वाले संयोजन में एक चीज़ आप और ध्यान रखना, प्रतिरोधों के संयोजन में क्या था, श्रेणी क्रम संयोजन में अगर आप R1 और R2 प्रतिरोध जोड़ते थे तो तुल्य प्रतिरोध सीधे R बराबर R1 प्लस R2 हो जाता था। वहाँ श्रेणी क्रम में सीधे सीधे जुड़ता था प्रतिरोधों के संयोजन में। यहाँ समांतर क्रम संयोजन में धारिताएं सीधे सीधे जुड़ती हैं, तो इस लिहाज से थोड़ा ध्यान रखना, उल्टा है, दो में से एक अगर आपको ध्यान में रहेगा तो दूसरे को आप निकाल सकते हो। अब हम लोग समांतर क्रम संयोजन पर कुछ या मिश्रित संयोजन पर, मान लो समांतर क्रम भी हो श्रेणी क्रम भी हो, श्रेणी क्रम हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं तो देख सकते हैं वहाँ से। तो हम लोग कुछ सांख्यिक प्रश्न आज हल करेंगे इन पर, तो देखते हैं कुछ प्रश्न।
कुछ सरल स्थितियां हम लोग देखते हैं। मान लो हमारे पास कैपिटल सी धारिता के संधारित्र हैं, हमने उन्हें जोड़ा है। मान लो जैसे इस तरह से, एक बार हमने कहा कि एक ये कैपिटल सी धारिता का संधारित्र है, फिर एक ये है, एक ये है, हमने इसको ऐसे जोड़ा और यहाँ से और यहाँ के बीच में मान लो ये ए है, ये बी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है। ये कैपिटल सी धारिता, ये भी कैपिटल सी धारिता, ये भी कैपिटल सी धारिता। कैसे निकालेंगे आप ध्यान दो। ए से चलना आप शुरू करो, ठीक चले, पहला वाला संधारित्र आया, यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ आप देखो दो रास्ते हैं, एक इधर और एक इधर। इसका मतलब ये संधारित्र और ये संधारित्र, ये दोनों आपके हो जाएंगे समांतर क्रम में। क्यों? यहाँ रास्ता अलग हो रहा है, समांतर क्रम में हो रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का तुल्य धारिता अगर आप निकालोगे तो C और C सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, 2C हो जाएगा। यानी इन दोनों को हटा करके आप एक संधारित्र रख सकते हो 2C धारिता का। तो इसको आप ऐसे कह सकते हो कि अब हमारा परिपथ हो जाएगा कि A से यहाँ से चले, ये कैपिटल C धारिता, और आप इसी रूप में अगर परिपथ को पड़ा रहने दो, चलो ठीक, अच्छा ऐसे ही बना है, यहाँ ऐसे। अब इन दोनों को हटा के हमने एक तुल्य रख लिया, तो ये हो गया 2C धारिता का, और पहुँच गए हम B पर, ठीक। और यहाँ आप ध्यान दो, यहाँ आप रास्ते का विभाजन मत कहना। क्यों? इस पूरे को तो आप ऐसे भी लिख सकते थे। कैसे? आप यहाँ तक चले, आप इधर से होके आए और इधर से निकल गए, इधर से कोई कुछ है ही नहीं। तो जब तुल्य बना रहे हैं, दोनों को मिला के एक तुल्य धारिता आ गई है, तो आप सीधे उनको हटा के एक संधारित्र लगा रहे हो, तो इस पूरे यूनिट की जगह आप सीधे ऐसे दिखा सकते हो। तो अब हमारा परिपथ क्या हो जाएगा? 2CA धारिता और CA धारिता, और यहाँ पॉइंट A है, यहाँ पॉइंट B है, C और C। अब ये दोनों किस संयोजन में हैं? श्रेणी क्रम संयोजन में। क्यों? यहाँ से चले, पहले पर पहुँचे, फिर आगे बढ़ते गए, दूसरे पे चले, यहाँ से यहाँ तक जाने में रास्ते का कोई बंटवारा नहीं, तो श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में क्या होता है? तुल्य धारिता C1 गुणा C2 बटे C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा C गुणा 2C बटे C प्लस 2C, यानी ऊपर हो जाएगा 2C स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 3C, लास्ट में आप देखोगे तो ये हो जाएगा 2C/3। तो ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी में मान लो थोड़ा और अलग होता, मान लो हम कहते हैं कि अच्छा इस तरह का ये दिया है, यहाँ ये संधारित्र, यहाँ ये संधारित्र, ठीक, फिर जुड़ के गए, फिर यहाँ गए, यहाँ फिर ये संधारित्र, यहाँ फिर ये संधारित्र, ठीक। और अब बताओ कि A और B के बीच में तुल्य धारिता कितनी होगी? सभी की धारिताएं अभी C हैं, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ से चले, यहाँ एक रास्ते पर एक संधारित्र है, दूसरे रास्ते पे दूसरा संधारित्र है। इसका मतलब ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम संयोजन में। तो समांतर क्रम संयोजन में है तो इनकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? इनकी जगह लिख सकते हो 2C, ठीक। फिर आगे पहुँचे, यहाँ गए, यहाँ भी वही तरीका, एक संधारित्र इस रास्ते पे है, एक संधारित्र इस रास्ते पे है। क्यों? यहाँ पर आवेश का विभाजन होगा, कुछ इधर और कुछ इधर। आवेश का विभाजन होगा तो इसका मतलब ये भी समांतर क्रम संयोजन में, तो इनकी धारिता 2C, तो ये हमारा बाद में परिपथ बन जाएगा, इस टाइप का कुछ बन जाएगा। अब 2C और 2C धारिता के दो संधारित्र जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। क्यों? यहाँ से आप चलो और यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई बंटवारा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में है। तो आप सीधे श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता चाहे तो C1 C2 बटे C1 प्लस C2 से निकाल लो, या आप कहो कि अगर समान धारिता के संधारित्र जुड़े हैं तो C/N हो जाती थी। अब यहाँ 2C और 2C धारिता के दो संधारित्र जुड़े हैं, तो दो बार जुड़े हैं समान, तो तुल्य धारिता हो जाएगी C/2 यानी 2C/2। तो या आप ऐसे निकाल लो कि 2C इंटू 2C बटे 2C प्लस 2C, C1 गुणा C2 बटे C1 प्लस C2, ऊपर हो जाएगा 4C स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 4C, लास्ट में बचेगा C। तो इस तरह से हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जहाँ कहीं एक सिरे से चलते हुए हमारे पास रास्ते में बंटवारा हो रहा हो कि एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, आवेश कुछ उधर चला गया, कुछ दूसरी तरफ चला गया, तो वो अलग अलग शाखाओं वाले संधारित्र समांतर क्रम संयोजन में होंगे, और जहाँ बंटवारा नहीं हो कि एक संधारित्र एक के बाद दूसरा मिल गया, वो श्रेणी क्रम संयोजन में है। तो उस तरह से हम लोग कुछ प्रश्न हल करते हैं। अभी तो ये समझने के लिए ऐसे ही था। एक प्रश्न देखते हैं, यूपी बोर्ड परीक्षा में 2018 में आया था। 3 समरूप संधारित्र, समरूप का मतलब एक जैसे, जिनकी धारिताएं एक समान है, C1 C2 व C3, जिनमें प्रत्येक की धारिता 6 माइक्रोफैरड है, 12 वोल्ट की बैटरी से चित्र के अनुसार जुड़े हैं। ज्ञात कीजिए
पहला तो परिपथ की समतुल्य धारिता क्या होगी और दूसरा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा क्या होगी, जुड़े कैसे हैं। ये एक 12 वोल्ट की बैटरी, ये C1 संधारित्र, ये C2 धारिता वाला संधारित्र, ये C3 धारिता वाला संधारित्र। फिलहाल C1, C2 और C3 तीनों एक समान है और 6 माइक्रोफैरड है। पहले हम लोग निकाल लेते हैं समतुल्य धारिता क्या होगी परिपथ की। तो समतुल्य धारिता के लिए आप ध्यान दो, बैटरी से स्रोत से चलते तो यहाँ एक रास्ता है, यहाँ दूसरा रास्ता है, यानी इस रास्ते वाले के साथ समांतर क्रम संयोजन में होंगे। अब इस रास्ते पर चूंकि दो लगे हैं तो पहले इधर चले जाते हैं। इस रास्ते पर आप आगे बढ़े तो C1 और C2 के बीच में कोई बंटवारा नहीं है। यहाँ तक आप पहुँचे, यहाँ तक निकले, फिर यहाँ पहुँचे, तो आप ध्यान दो C1 से C2 तक जाने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आवेश का बंटवारा नहीं है। ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। तो श्रेणी क्रम में होंगे तो पहले इनकी तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता क्या होती है, C1 गुणा C2 बटे C1 प्लस C2। अगर C1 और C2 धारिता के दो संधारित्र आप श्रेणी क्रम में जोड़ो, वो हम लोगों ने 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 से ही निकाला था। तो अभी मान लो C1 और C2 श्रेणी क्रम में है, इनकी तुल्य धारिता अगर आप कहते हो C12 का मतलब 1 और 2 को जुड़ करके जो बना है वो समझने में ध्यान रहेगा। तो C12 कितना हो जाएगी, C1 गुणा C2 बटे C1 प्लस C2। ये भी 6, ये भी 6 माइक्रोफैरड। तो टोटल लास्ट में 6 गुणे 6 36, 6 धन 6 12, 36 बटे 12 यानी 3 माइक्रोफैरड आ जाएगा उत्तर। अच्छा, कन्फ्यूजन ना हो, आप चाहे तो दोनों बार मात्रक लिख के देख लेते। यहाँ माइक्रोफैरड, यहाँ माइक्रोफैरड, ऊपर हो जाता माइक्रोफैरड स्क्वायर, नीचे माइक्रोफैरड प्लस माइक्रोफैरड, बचता एक बार माइक्रोफैरड। तो ऊपर माइक्रोफैरड स्क्वायर, नीचे माइक्रोफैरड स्क्वायर में एक कट जाता, लास्ट में बचता 1 माइक्रोफैरड। वही मतलब माइक्रोफैरड मात्रक, आंकिक मान तो 3 होगा, 1 नहीं होगा। तो इन दोनों संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता हमारी आई 3। हमें पूरे परिपथ की निकालनी है, अभी तो हमने एक हिस्सा निकाला है। तो यानी इन दोनों को हटा करके आप एक तीसरा संधारित्र ऐसे लगा सकते थे, समझ लो इसी परिपथ में। अब ये हमारा C1 और C2 हट गया, अब एक ही संधारित्र बचा है और उस एक संधारित्र की धारिता हो गई C12। ठीक, C12 में C1 और C2 दोनों का श्रेणी क्रम शामिल है। तो अब संयोजन देखो, ये जो C12 यानी C1 और C2 का जो श्रेणी क्रम संयोजन था इस C3 के साथ समांतर क्रम में होगा। क्यों, जब बैटरी से आप चले तो ये एक रास्ते पर है और ये दूसरे रास्ते पर है, दोनों में रास्ते भिन्न भिन्न हैं, तो समांतर क्रम संयोजन में है। तो इसका मतलब पूरे संयोजन की तुल्य धारिता अगर आप देखो तो चूंकि 1, 2 और 3 तीन संधारित्र थे, मान लो आप कहते हो कि चूंकि यह संयोजन C12 जो C1 और C2 को जोड़ के बना है C3 के साथ समांतर क्रम में है, तो अतः परिपथ की समतुल्य धारिता C123 मतलब सबको मिलाने पे जो मिली वो कितनी हो जाएगी, समांतर क्रम में हम सीधे सीधे जोड़ देंगे C12 प्लस C3, इसकी धारिता प्लस इसकी धारिता, इसकी कितनी आई है 3 माइक्रोफैरड निकाल चुके हैं, इसकी कितनी है 6 माइक्रोफैरड प्रश्न में दिया है, तो 3 + 6 यानी 9 माइक्रोफैरड। ये हमारी हो गई परिपथ के संयोजन की तुल्य धारिता। और हाँ, ये सही मात्रकों में अगर लिखना चाहो तो माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, तो आप 9 गुणे 10 की घात -6 फैरड भी लिख सकते हो, उत्तर है ना। फिर अब हमें निकालना है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा क्या होगी। जब कभी ऐसे निकालना हो तो आप ध्यान रखना, परिपथ में जो भी बैटरी या सेल लगी है वो सभी संधारित्रों का ख्याल रखेगी। तो सबसे पहले देख लो कि उसने कुल कितना किया है। तो जब कभी भी हमें निकालना हो आवेश की मात्रा तो हम पहले तो तुल्य संयोजन से देख लेंगे कि स्रोत ने कुल कितना आवेश दिया है, फिर उसका हम बंटवारा देखेंगे कि श्रेणी क्रम में है तो सब पर एक बराबर, और समांतर क्रम में है तो फिर देखेंगे कैसे बटे थे। तो यहाँ तुल्य धारिता मिल चुकी है और हमें ये वोल्टेज पता है। जब धारिता पता है, वोल्टेज पता है, तो Q निकाल सकते हैं कि स्रोत ने कुल कितना आवेश दिया है, Q बराबर CV। Q का मतलब Q123 यानी टोटल स्रोत द्वारा दिया गया कुल आवेश अगर Q है तो Q का मान क्या होगा, परिपथ की तुल्य धारिता C123 और गुणा V का मतलब वोल्टेज जो लगा हुआ है, संयोग से 12 वोल्ट लिखा है तो हमने यहाँ 12V नहीं लिखा है कि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि V आपने कहा और फिर V बराबर 12V कहा। तो V यहाँ V का मतलब वोल्टेज डिफरेंस से है जो स्रोत का है, और फिलहाल उसका विभवांतर 12 वोल्ट है। तो ठीक है, C123 यानी तुल्य धारिता 9 माइक्रोफैरड, कुल वोल्टेज 12 वोल्ट, 12 गुणे 9 12 या 108, माइक्रोफैरड और वोल्ट का गुणा करोगे तो माइक्रो कूलाम आएगा, फैरड गुणा वोल्ट करोगे तो कूलाम आएगा, है ना। तो माइक्रो, अब चाहे तो आप यहाँ देख लेते कि 10 की घात -6 कर लेते,
तो फिर वो 10⁻⁻⁶ में माइक्रो वाला बचा रहता है। अब C3, तो ये तो हो गया कि हमारा कुल कितना स्रोत ने आवेश दिया है। फिलहाल हमने जिस तरह से लगाया है उसमें इसके लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसको जानबूझ के हमने इसलिए लिख लिया कि आदत पड़ी रहे कि हमें पहले स्रोत द्वारा दिए गए कुल आवेश की मात्रा निकालनी है। और हाँ, इसके अलावा एक लगाने का दूसरा तरीका है, उससे लगाएंगे तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी देखते हैं आगे हमने क्या किया है। फिर पहले इस अकेले C3 पर देख लेते हैं, चूँकि हमें अलग अलग C1, C2 और C3 पर आवेश की मात्राएँ बतानी है। तो पहले C3 अकेले था, उसका देख लेते हैं। ये C3 इस वाली बैटरी से जुड़ा है, ठीक। तो इस वाले बैटरी के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वही इसके सिरों के बीच का भी विभवांतर होगा, यानी इसके लिए विभवांतर कितना, 12 वोल्ट। इसकी धारिता कितनी, 6 माइक्रोफैरड। तो उस पर कुल कितना आवेश, तो Q3 वाले पर जो आवेश होगा वो C3 गुणा V के बराबर होगा। C3 6 माइक्रोफैरड है, 12 वोल्ट धारिता है, बर्शंग 72 माइक्रोकूलाम, क्योंकि फैरड इंटू वोल्ट वो कूलाम हो जाएगा ना। तो या 72 गुणे 10⁻⁻⁶ कूलाम लिख, इतने पर भी आप उत्तर छोड़ सकते थे 72 माइक्रो कूलाम पे। पर अगर आप SI मात्रकों में लिखना चाहते थे तो 72 और माइक्रो की जगह 10⁻⁻⁶। फिर हम इस गुणांक का मान 10 से बड़ा रखते नहीं हैं, तो दशमलव को एक अंक पीछे खिसकाएंगे तो 10 की घात धनात्मक में बढ़ेगी, यानी 7.2 गुणे 10 लिख सकते हैं। 10 का मतलब 10 की घात 1, बाद में +1 -6 के साथ जुड़ करके -5। तो Q3 यानी 7.2 गुणे 10 की घात -5 कूलाम, ये आवेश की मात्रा होगी इस पर। फिर आप ध्यान दो कि इस बैटरी ने जो कुल कितना आवेश दिया था, कुछ हिस्सा चला गया था C3 पे, कुछ हिस्सा चला आया था इधर की तरफ जिधर C1 और C2 थे प्रश्न में। अभी हमने संयोजन का C12 बना लिया है। तो इसका मतलब समांतर क्रम संयोजन में क्या था, विभव समान पर आवेश बढ़ता है। आवेश बढ़ता है, इसका मतलब अभी तो हमारे पास 2 ही शाखाएं हैं, एक इधर C3 की तरफ चला गया था और एक हमारा C12 है। तो इसका मतलब इसने कुल जितना आवेश दिया था उसमें से इसके आवेश की मात्रा आप घटा दो, बाकी बचा आवेश इस संयोजन पर होगा। तो जो तरीका हमने नहीं लगाया है पहले उससे देख लेते हैं। तो तब क्या होता, स्रोत ने कुल कितना दिया है, 108 माइक्रोकूलाम। C3 पर कितना है, 72 माइक्रोकूलाम। तो C12 पर कितना होगा, C12 पर होगा 108 माइक्रोकूलाम माइनस 72 माइक्रोकूलाम। घटा लोगे इन दोनों को तो कितना आएगा, 8 में से 2 गए 6 और 10 में से 7 गए 3, तो 36 माइक्रोकूलाम। यही हमने यहाँ भी निकाला है, 36 माइक्रोकूलाम, है ना। तो 2 तरीके थे, एक ये देख लेते कि इसने कुल जितना आवेश दिया कुछ इधर चला गया, इस कुछ को हम निकाल चुके हैं, तो इधर वाला कितना होगा, इस कुल में से इस वाले को घटा दो, वही उतना होगा फिलहाल। तो एक तरीका ये था। और बाद में फिर हम कह लेते कि चूंकि C1 और C2 श्रेणी क्रम में थे, चित्र पिछला आप याद करो जो हाँ हमने लिखा भी था, तो श्रेणी क्रम में सभी पर आवेश की मात्रा समान, यानी जो संयोजन पर आवेश वही सब संधारित्रों पर अलग अलग आवेश। फिलहाल हमने इस तरह से किया था कि संयोजन C12 पर आवेश अगर Q12 आप कह रहे हो तो वह इस प्रकार होगा कि Q12 बराबर C12 गुणा V12। V12 का मतलब उस वाले संयोजन के सिरों के बीच विभवांतर, और वो तो वही है 12 वोल्ट का ही। C12 क्या है, 1 और 2 की तुल्य धारिता पीछे निकाल चुके हैं, 3 माइक्रोफैरड। 3 माइक्रोफैरड में 12 वोल्ट से गुणा करेंगे, फैरड गुणा वोल्ट कूलाम और माइक्रो बचा रहेगा, तो 12 36 माइक्रोकूलाम। चाहे हम इस सूत्र से लगाते, चाहे हम यहाँ से माइनस करके निकाल लेते। और 36 माइक्रोकूलाम का मतलब सरल करके देखेंगे तो 3.6 गुणे 10 की घात -5 कूलाम। और चूंकि C1 और C2 श्रेणी क्रम में थे तो जो उस संयोजन की धारिता आई थी वही C1 पर आवेश, वही C2 पर आवेश, और वो कितना 3.6 गुणे 10 की घात -5 कूलाम। तो आज के लिए अभी इतना ही। कल हम लोग संधारित्रों के संयोजन पर कुछ प्रश्नावल हल करेंगे। धन्यवाद।